नमस्कार मित्रों। आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी मुट्ठी भर खुशियाँ सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुट्ठी भर खुशियाँ। स्टेशन पर उतरकर गायत्री ने इधर उधर चौकस नज़रों से देखा। फिर उसे खुद ही हंसी आ गई। भला उसे कौन लेने आएगा? किसी को उसके आने की खबर भी है? सब कुछ जानते हुए भी मन थोड़ा उदास हो आया। कोई स्टेशन पर रिसीव करता है तो अच्छा लगता है, मन को थोड़ा बल मिलता है कि चलो उसके आने से सामने वाला खुश हुआ है। वैसे भी इस बार उसने सोचा था कि इस तरह अचानक पहुंचकर गिरीश को वीणा को सुखद आश्चर्य में डाल देगी। कल शाम के ही डाक से गिरीश का पत्र मिला था। उसका प्रमोशन हो गया है। पहले तो तार करने की सोची थी, फिर ख्याल आया तार तो सभी कर लेते हैं। वह स्वयं जाकर अपनी छुटकू को आशीर्वाद देगी। वैसे वह सिर्फ उसकी दीदी ही तो नहीं है, अम्मा और बाबूजी की भी भूमिका उसे निभानी है। गिरीश देखेगा तो दौड़ कर लिपट जाएगा। वीणा से कहेगा, देखो मैंने कहा था ना। दीदी का मन नहीं मानेगा। पत्र पहुंचने की देर बस है, खुद चली आएगी। और उस एक वाक्य के साथ सारे रास्ते की थकान उतर जाएगी। रिक्शे में बैठकर घर जाते हुए वो यही सब सोच रही थी। उसका मन बल्लियों उछल रहा था। घर के सामने रिक्शा के रुकते ही बड़ी आशा से उसने ऊपर देखा, पर रविवार की सुबह होने पर घर सोया पड़ा था। उसके कहने पर ड्राइवर ने एक दो बार हॉर्न भी दिया। गायत्री ने सोचा था हॉर्न सुनते ही घर में हलचल मच जाएगी, बच्चे उठेंगे और उछलते हुए सीढ़ियाँ उतरेंगे। गिरीश दौड़ा दौड़ा आएगा और उसके हाथ से सामान ले लेगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। आसपास के घरों की खिड़कियों से दो चार चेहरे झांके बस। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। निराश हो वह नीचे उतरी, पैसे चुकाए, फिर सूटकेस उठाकर बोझिल कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसका उत्साह एकदम आधा रह गया था। घंटी बजाने के बाद भी कुछ देर बाद चप्पल के खिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वीणा को खड़ा रहना पड़ा। कुछ देर बाद, बड़ी जल्दी आ गए तुम? दरवाज़ा खोलते ही वीणा ने कहना शुरू किया, पर सामने गायत्री को देख के शब्द जैसे उसके मुंह में ही जम गए। बड़ी देर बाद वह बोल पाई, दीदी आप? फीका सा हंस दी गायत्री और अंदर चली आई। वह ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। तब वीणा को होश आया। उसने सूटकेस ले लिया। ड्राइंग रूम में बेतरतीब रखे सोफे पर गायत्री लेट गई। 8 घंटे की कष्टकर यात्रा उसे एकदम पस्त कर गई थी। कल झांसी तक उसे खड़े खड़े आना पड़ा था। पैर एकदम जवाब दे गए थे। चाय लेंगी ना दीदी आप? वीणा ने दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा तो उसे गुस्सा चढ़ाया। भला ये भी कोई पूछने की बात है? बना दोगी तो ले लूँगी, उसने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। तब जाकर वीणा को अपनी गलती का एहसास हुआ। स्वर को यथाशक्ति सौम्य बनाकर बोला, मेरा मतलब था आप ब्रश करेंगी या? गायत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी तरह आंखें मूंदकर चुपचाप लेटी रही। गिरीश जगा नहीं अभी तक? उसने चाय पीते हुए पूछा। जी अभी बाहर निकल गए हैं। और बच्चे? बच्चे भी। दरअसल ये बच्चे को छोड़ने ही गए हैं। मालवीय नगर में मेरी एक बहन रहती है। कभी कभार छुट्टी में बच्चे उसके यहाँ चले जाते हैं। गायत्री को लगा पता नहीं किस मुहूर्त में घर से निकली थी। हर कदम पर हताश होना पड़ रहा है। बच्चों को वापस बुलवाने का प्रस्ताव उसके होठों तक आकर रुक गया। पता नहीं बच्चे उसे पसंद करें या ना करें।
स्कूटर की आवाज़ सुनाई दी और वह अपना आलस छोड़कर उठ बैठी। सोचा था दरवाज़ा खोलकर उसे चकित कर देगी। तब तक वीणा दौड़कर दरवाज़ा खोलने पहुंच गई थी। दीदी आई है, दरवाज़ा खोलते हुए उसने बताया। एकदम कैसे? फुसफुसाकर उसने पूछा। मुझे क्या पता, वीणा बोली। खिड़की से सब कुछ देख सुन लिया था उसने। बड़ी शांत मुद्रा में सोफे पर आकर बैठ गई थी। गिरीश भी अंदर आया। तब तक वह चेहरे का असमंजस पहुंच चुका था। आते ही उसने दीदी के पांव छुए। तब याद आया कि वीणा ने उसके पांव नहीं छुए थे। अचानक पहुंचकर इतना भौचक्का कर दिया था वीणा को कि वह साधारण शिष्टाचार भी भूल गई थी। और सुनाओ दीदी, क्या हालचाल है? वहीं सोफे पर बैठकर गिरीश ने पूछा। हमारे क्या हालचाल होंगे, वही रूटीन लाइफ चल रही है। कल की डाक से तुम्हारी खुशखबरी मिली, बस इसीलिए चली आई। सोचा खुद चलकर आशीर्वाद दे आओ। वंडरफुल, ये हुई ना बात। अरे कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले तो बहुत हैं, आशीर्वाद देने वाली सिर्फ हमारी महामहिम दीदी हैं, गिरीश ने कहा। दीदी भीतर से पुलकित हो आई। बस इसी बात के लिए तो वह इतना कष्ट, इतना खर्च झेलकर ग्वालियर से यहाँ तक आई है। गिरीश के मनोभावों का प्रतिबिंब वीणा की आंखों में देखने की आशा से उसने सिर उठाया। वह गोल गोल आंखें घुमाकर गिरीश को कुछ इशारे किए जा रही है और एक हाथ उठाकर वह उसे बराबर आश्वस्त कर रहा है। उसे यूं घूरते हुए वीणा ने देख लिया और दोनों ही सकपका गए। अपनी घबराहट छुपाते हुए कमरे में इधर उधर नज़र घुमाते हुए गायत्री ने कहा, गिरीश, तुमने प्रमोशन का लिखा था, तुम्हारा ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ ना? कमरा ऐसा बिखरा बिखरा लग रहा है। दरअसल बात यह है दीदी, गिरीश ने एक एक शब्द चबाकर कहना शुरू किया। आज शाम हम लोग पार्टी कर रहे हैं। अरे वाह, तब तो मैं बड़े मौके से आ गई हूँ। गायत्री ने बड़े उत्साह में भर कर कहा। बताओ भाई, क्या क्या करना है? आराम तो अब हम रात को ही करेंगे। एक आध चीज़ हम अपनी पसंद से भी बनाएंगे। वैसे तुम लोगों का क्या प्लान है? घर पर ही बनेगा या कहीं कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है? गायत्री ने देखा कि उससे उत्साह की कोई अवांछित प्रतिक्रिया नहीं हुई। दोनों पति पत्नी अर्थपूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को घूरते रहे। किसी पशोपेश में थे दोनों ही। बात यह है दीदी, बड़ी देर बाद गिरीश ने संभल संभल कर कहना शुरू किया। शाम की पार्टी जरा अलग किस्म की है, तुम तो जानती ही हो। आजकल यह सब बड़ा कॉमन सा हो गया है। ना करो तो लोग आलोचना करते हैं। मजबूरन करना ही पड़ता है, इसीलिए तो बच्चों को भी बाहर भेज दिया है। तुम्हारे आने का पहले से पता होता ना तो किसी और दिन रख लेते, पर अब तो बड़ा मुश्किल है, कार्ड्स तक बढ़ चुके हैं। अरे नहीं, मेरी वजह से पार्टी कैंसिल मत करो भाई, गायत्री ने कहा। पर बच्चों को तो बुला दो, उनके बिना घर बड़ा सूना लग रहा है। तुम लोग सेलिब्रेट करो और खुशी के मौके पर बच्चे यहाँ वहाँ घूमते रहे, ये क्या बात हुई भला? मूर्तिवत खड़े हुए दोनों पति पत्नी को देखकर उसने कृत्रिम उत्साह से कहा, बच्चे आज हमारे साथ एंजॉय करेंगे। शाम को हम पार्क में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कॉफ़ी हाउस में डोसा खाएंगे, फिर सेकेंड शो देखकर रात 12 बजे हम लौटेंगे। तब तक तो फ्री हो जाओगे ना? सुबह के छत्तीसगढ़ से मैं लौट जाऊंगी। अब रात का सफ़र नहीं करूंगी, बहुत थकान हो जाती है। गिरीश एकदम उछलकर खड़ा हो गया। मैं अब भी फ़ोन करके आया और वह बच्चों की तरह दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ उतर गया। दीदी आप नहा लीजिए, फ्रेश हो जाएंगी, तब तक मैं नाश्ता बना ले रही हूँ। अब उसका स्वर और चेहरा दोनों ही सामान्य हो गए थे। दीदी के अचानक आगमन से
जो तनाव मन पर छा गया था वह दूर हो गया था। नाश्ते का झंझट रहने दे वीणा, हल्का सा खाना ही बना लो। थोड़ा सा खाकर मैं सो लूँगी, तुम लोग को भी तैयारी का थोड़ा समय मिल जाएगा। गायत्री ने थके स्वर में कहा। पल भर का उत्साह हवा हो गया था। देर तक नहाते रहने के बाद भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। बार बार मन में एक ही बात चुभ रही थी कि बेशक वह पार्टी में सम्मिलित नहीं होती, पर एक बार गिरीश उसे कहता तो सही, क्या वह इस योग्य भी नहीं कि मेहमानों से उसका परिचय कराया जा सके? क्या वह इतनी बूढ़ी हो गई है कि लोगों को उसके कारण संकोच होने लगता है? गिरीश से कुल जमा 5 साल ही तो बड़ी है वह, पर 48 वर्ष की आयु में ही कैसी बुजुर्गियत छा गई है उस पर। छोटे भाई बहन इतना लिहाज करते हैं कि आश्चर्य होता है। और आश्चर्य ही क्यों, उसे तो गर्व भी होता है। अपने सभी परिचितों के बीच बड़े गर्व से उसका बखान करती है। अपने स्टाफ मेंबर के बीच बड़े अभिमान से इसकी चर्चा करती है। अपनी पुरान पथी सास से रोने झिकने वाली कलीग से हमेशा कहती, बड़ों की इच्छा का मान रखने के लिए अपनी कई इच्छाओं को दबाना पड़ता है मिसेस चौबे। एक दिन मिसेस चौबे ने चिढ़ कर कह ही दिया था, आपकी बात और है दीदी, कभी कभार जाती हैं तो आदमी जब्त भी कर लेता है, ये तो जिंदगी भर हमारे सिर पर ही चढ़ी रहेंगी। तब ये सच ही तो है। गायत्री को वीणा का सुबह वाला चेहरा याद आ गया। गिरीश ने फ़ोन करके ही संतोष नहीं कर लिया, स्वयं जाकर बच्चों को ले आया। सुशील शीतल आते ही बुआ से लिपट गए और गायत्री को बड़ी राहत मिली। कम से कम बच्चे उसे देखकर खुश तो हुए। वह सोच रही थी कि उनका भी संडे मूड खराब करने का पाप उसके सिर पर ना पड़े। वीणा ने इतनी सी देर में खूब अच्छा खाना बना लिया था। हलवा भी, कचौड़ी भी, दीदी के पसंद के कोफ्ते भी, शाम के लिए आई बंगाली मिठाई भी परोसी गई थी। अरे वाह, तुमने तो हमारी दावत ही कर दी, गायत्री ने कहा तो वीणा नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। अब उसका मूड काफ़ी अच्छा हो गया था। वह बेतकल्लुफ़ होकर शाम के बारे में, मेहमानों के बारे में, मेन्यू के बारे में चर्चा कर रही थी। गिरीश भी इधर उधर की बातें कर रहा था। एकाएक उसने पूछा, तुम्हारी मृणाल दीदी नहीं रही ना दीदी? बंगाल की मिठाई अचानक कुनैन सी कड़वी लगने लग गई थी। क्या हुआ उन्हें? वो पूछ रहा था। गायत्री ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोली, एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें लिखा था मैंने, तुम्हारा पत्र भी पहुंचा था। अरे हाँ, याद आ गया। बच्चे वगैरह है ना उनके? हाँ, 2 लड़कियां हैं, रूबी और रोजी। तुम्हें शायद याद नहीं, रूबी को पढ़ाया भी है तुमने कुछ दिन। ओह यस, अब तो काफ़ी बड़ी भी हो गई होगी। हाँ, परीक्षा के दिनों में दोनों मेरे पास ही थी। ठीक उन्हीं दिनों तो उनकी माँ की डेथ हुई थी। आपके उनके बड़े अच्छे टर्म्स थे ना दीदी? वीणा पूछ रही थी। गायत्री ने आश्चर्य से भरकर एक बार फिर गिरीश की ओर देखा। क्या सचमुच इसने वीणा को कुछ नहीं बताया है, या उनके दाम्पत्य जीवन में इन गैर जरूरी बातों के लिए समय ही ना रहा हो? और उनके पति, क्या नाम है, मिस्टर कुमार, कहीं जम गए हैं या वही पुराना टूरिंग जॉब चल रहा है? जॉब तो वही है, पर बच्चों को भाई भाभी के पास आगरा छोड़ा हुआ है आजकल। हैं दशहरे पर अपने ही रिश्ते के एक बाल विधवा से शादी कर रहे हैं आजकल। कहते कहते उसके गले में आवाज़ फंस सी गई। गिरीश और वीणा दोनों आश्चर्य से भर गए। उनकी प्रतिक्रिया पर गायत्री को विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। वह सारी टिक्का टिप्पणी चुपचाप बैठी सुनती रही। इन सब बातों को सुनते सुनते उसके कान पक गए। सभी जगह पर यह समाचार एक धमाका उत्पन्न करता है।
फिर तुरंत ही धुआंधार आलोचना शुरू हो जाती है। हर बार वह ईश्वर को धन्यवाद देती है। इस सनसनीखेज नाटक की खलनायिका वह नहीं है। नहीं तो कसर ही क्या रह गई थी। दीदी आप बहुत थक गई हैं, थोड़ा सा सो लीजिए। उसे गुमसुम देख वीणा ने ममता भरा आग्रह किया। गिरीश ने फुर्ती से उठकर बच्चों वाले कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया। अपने हाथ से मच्छरदानी ठीक की और बच्चों को ज़बरदस्ती खींचकर बाहर ले गया। अब सोने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं था, पर कमरे का एकांत उसे काटने लगा। पता नहीं उसे क्या हो गया है, हर समय लोगों से घिरी रहना चाहती है। जरा अकेले पड़ते ही मन टूटने लगता है। पिछले महीने तो गीता को पत्र ही डाल दिया था कि आशीष मनीष को मेरे पास छोड़ दो। वह तो तैयार भी हो जाती, पर उसकी सास पोतों को आंखों से दूर होने देती। फिर गार्गी को पत्र लिखा कि पश्चिम का वातावरण बच्चों के योग्य नहीं है। नवीन को चाहे अपने पास रखे रहो, पर नूतन को किसी के साथ मेरे पास भेज दो। गार्गी ने लिखा था, दीदी हमें अमेरिका में कौन यहाँ ज़िंदगी भर रहना है, सिर्फ 5 साल की तो बात है, फिर तो हमें अपने महान देश में लौटना ही है। नूतन की ज़िंदगी में दोबारा ये संयोग नहीं बना तो ज़िंदगी भर हमें कोसेगी। अब यहाँ से सुशील या शीतल को साथ ले जाने का मन में प्रस्ताव लेकर आई थी, पर हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। बच्चे यहाँ जिस तरह का जीवन उपभोग कर रहे थे वह उसके यहाँ कहाँ संभव था। वीणा ही इसके लिए क्यों तैयार होगी। बहनों की अस्वीकृति को तो उसने चुपचाप झेल लिया, पर वीणा अगर इनकार कर देगी तो बहुत अपमानित अनुभव करेगी वह। अप्रैल में विराज की दोनों लड़कियां उसके यहाँ आ गई थी। छुट्टियों में कहीं जाना नहीं हो पाया था, पर बुरा नहीं लगा था। दिन कैसे बीत गए थे पता ही नहीं चला था। किसी के लिए घर जल्दी लौटना, सुबह शाम खाना बनाना, नाश्ता तैयार करना, सोते समय ज़बरदस्ती दूध पिलाना, सुबह सवेरे सब इसी घर में रहकर पढ़े थे। पर तब यह सब करने के लिए माँ थी। वह तो सिर्फ कमाने भर की हकदार थी। गार्गी गीता की शादी हुई, गिरीश नौकरी में आ गए और माँ ने आंखें मूंद ली, जैसे उनका कर्तव्य समाप्त हो गया हो। अपने सब कर्तव्यों से निपटने की इतनी जल्दी थी उन्हें कि गीता को 18 पूरे भी नहीं करने दिए। पर गायत्री की किसी ने चिंता नहीं की। माँ जीवित रहती तो शायद गायत्री की शादी हो भी जाती, पर 28 वर्ष की अल्पायु में उसे घर की बड़ी बूढ़ी बनाकर माँ चली गई। तब से उसका निपट अकेलापन ही उसके हिस्से में आया है। गीता वहाँ पास ही में शिवपुरी में ब्याही है, पर बड़ी बहन है वह। वहाँ बार बार जाना तो दूर, वहाँ का पानी पीना भी पाप है। गार्गी के घर का वातावरण उतना दकियानुसी नहीं है, परंतु वह स्वयं इतनी दूर जाकर बस गई है। ले दे करके गिरीश का घर ही बच गया है। पर वीणा अक्सर छुट्टी में बच्चों को लेकर माँ के घर चली जाती है। गायत्री फिर अकेली पड़ जाती है। विराज, हाँ विराज जरूर अपनी थी। पूर्व जन्म के किसी संयोग से वह आ मिली थी। स्टाफ में इतनी टीचर थी, पर वह हर एक से मन थोड़ी मिल पाता है। बहनों के विचोह का दुख, माँ के देहांत का दुख वह विराज के संबल से ही झेला था। उसने और उसकी फूल सी दोनों बेटियों ने ही उसे उबार लिया था। कुमार साहब अक्सर बाहर रहते, इसलिए वक्त बेवक्त उसे देखना नहीं पड़ता था। वहाँ पहुँच जाती थी। हमेशा हंसती मुस्कुराती विराज को काल कितनी क्रूरता से उठा ले गया था। अब भी याद आता है तो दिल दहल उठता है। मृत्यु उसने पिता की भी देखी थी, पर वे बीमारी से इतने जर्जर हो चुके थे
उनकी मृत्यु सभी को त्राण दे गई थी। माँ भी शायद मन से तो कब की मर चुकी थी। शरीर घिसट रहा था, सो एक दिन वह भी समाप्त हो गया। लेकिन विराज, उफ, उसके पति के रिश्तेदारों के आने तक किसी तरह सब संभाले रही। उसने लड़कियों को अपने घर के पास फटकने भी ना दिया था। परीक्षा के बाद जाने से पहले उसने सुने घर में सामान समेटने के लिए पाँव रखा तो वह लड़कियों से लिपट कर इतना रोई जैसे विराज की अर्थी अभी अभी उठी हो। अकेलेपन का एक भयानक एहसास उस दिन पहली बार हुआ। जुलाई में विराज के कुछ क्लेम्स लेने के लिए कुमार साहब आए थे। उन्होंने उसे घर पर खाने के लिए आमंत्रित कर लिया। पुराने संबंधों की खातिर इतना तो करना ही था। चलते समय कितना विचित्र प्रस्ताव रखा था विराज के पति ने। वह तो सन्न रह गई थी। रोज से तमतमा गया था उसका चेहरा। उसकी चिता तो ठंडी हो जाने दीजिए, यही समझ लेते। उसकी जगह आप चले जाते तो क्या वह ऐसा दुस्साहस कर पाती? आप गलत जगह आ गए हैं कुमार साहब। आप उसके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, मैं नहीं। उनसे कुछ जवाब नहीं बन पड़ा था। चुपचाप उठ कर चले गए थे। रूबी का रिजल्ट आया तो गायत्री ने ही तार द्वारा उसे सूचित किया था। उसे ही सबसे ज़्यादा चिंता थी उसकी, पर 2 शब्द धन्यवाद का नहीं आया। लगा जैसे इतने किए कराए पर पानी फिर गया है। एक दिन स्कूल में मिसेस खोसला ने बताया कि रूबी आई है सर्टिफिकेट्स आदि लेने के लिए। गायत्री को राखी लेने के लिए बाहर जाने का अंदेशा था, इसलिए मिसेस खोसला के यहाँ ठहर गई थी। बहुत अपमान सा लगा उसे। स्कूल से निकलकर सीधे मिसेस खोसला के घर गई और उसे लिवा लाई। गायत्री को मना कर दे, इतना साहस रूबी में नहीं था। डैडी ने मना कर दिया था ना यहाँ आने के लिए। घर जाते ही गायत्री शुरू हो गई। मना तो नहीं किया था, पर बोले थे कि आंटी बहुत नाराज़ हैं। नाराज़ अगर होंगी तो उनसे, तुमसे तो मेरी कोई लड़ाई नहीं। फिर वहाँ क्यों रुकी तू? एक वही घर रुका तुम्हें मिलने के लिए? उनके देवर लोगों की कीर्ति तुमने सुनी नहीं है क्या? गायत्री ने धुआंधार डांटना शुरू किया। रूबी चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही। रात सोते समय उसने कहा, आंटी आप डैडी पर बेवजह नाराज़ हैं। दरअसल वह सजेशन मेरा ही था। क्या? इस तरह चौंकिए नहीं आप, मैं सच ही कह रही हूँ। डैडी एकदम अकेले पड़ गए हैं। पहले भी बाहर रहते थे, पर लौटने के लिए घर तो रहता था। रोजी को भी बाहर हॉस्टल में डाल दिया है। मुझे भी शायद मौसी के पास लखनऊ भेज देंगे। ताऊ जी की अपनी ही इतनी बड़ी फैमिली है, वहाँ तो हम लोगों का खपना मुश्किल है। फिर क्या? आज तो हम लोग कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे। दूर रहना रास नहीं आया तो ताऊ जी के घर के पास ही 2 कमरे लेकर पड़े रहेंगे। पर कब तक? हम लोग क्या हमेशा डैडी के पास बंधी रहेंगी? कल को हम लोगों की शादी हो जाएगी, तब उन्हें देखने वाला कोई नहीं रहेगा। हम लाख चाहेंगे फिर भी वे हमारे पास आकर तो रहेंगे नहीं। अपने देश में ऐसा होता कहाँ है, और हमी को शायद वह अच्छा ना लगे। आश्चर्य से देखती रह गई गायत्री। इन 4 महीनों में कितनी बड़ी हो गई है यह लड़की। अभिभावकों की मृत्यु बच्चों को कितना प्रौढ़ बना देती है। पिताजी की मृत्यु के समय वह 18 बरस की तो थी, पर जिम्मेदारियों ने एकदम कितना समझदार बना दिया था उसे। रूबी 2-4 दिन रही, पर इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। जाने वाले दिन स्टेशन के रास्ते गायत्री उसे समझा रही थी, देखो रूबी, मेरी ओर से डैडी से क्षमा मांग लेना। उस दिन शायद मैं बहुत ऑफ हो गई थी, पर सोच कर देखो
अगर यह संबंध हो भी गया तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। इसका संबंध तुम्हारी मम्मी की मृत्यु से भी जोड़ने से नहीं हिचकिचाएंगे। गायत्री बोल रही थी। 48 वर्ष के अविवाहित जीवन में भी उसने अपनी एक इमेज बना ली थी। वह उसे कलंकित नहीं करना चाहती थी। रूबी ने प्रति उत्तर में कुछ नहीं कहा। उसके लिए वह विषय समाप्त हो गया था। गाड़ी चलते समय उसने कहा, आंटी, डैडी ने आपका हाथ ही नहीं मांगा था। आपको एक घर देने की शर्त थी इसके साथ। पर गायत्री कहाँ भूल पाई। घर शब्द उसे मथता रहा। मन की बात जिससे कह सके ऐसी सिर्फ विराज थी। शेष सब तो या बहुत छोटे थे या बहुत बड़े। दिन रात विचारों में घुलती रही वह। और एक दिन समाचार आ पहुंचा, कुमार साहब की प्रस्तावित शादी का समाचार। सारे विचार फिर समाप्त हो गए थे। रात भर की जगी होने के बावजूद वह जरा भी सो नहीं पाई थी। सिर्फ आंखें बंद करके लेटी थी। इसीलिए वीणा की आहट पाते ही वह उठ बैठी। तिपाई पर चाय रखते हुए वह क्षमा याचना के स्वर पर बोली, माफ़ करना दीदी, आपको जगाना पड़ा। ये दोनों राक्षस हैं ना, कब से मेरे प्राण खा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इन्हें रोक रखा है। चाय का कप लेकर बाहर आ गई गायत्री। घर का नक्शा ही बदला हुआ था। उसने घूम घूम कर निरीक्षण किया, साज सज्जा की प्रशंसा की, कुछ सुझाव दिए। 2-1 गुलदान अपने हाथों से सजाए। वीणा के शाम के वेशभूषा के बारे में चर्चा की। फिर स्वयं तैयार होने चली गई। बच्चे तो ना जाने कब से तैयार बैठे थे। शाम को 6 बजे वे घर से बाहर निकल गए। चलने से पहले पिछले दरवाजे की चाबी लेना गायत्री नहीं भूली। पहले वे लोग मयूर पार्क गए। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद फिर वो लोग न्यू मार्केट चले गए। बच्चों के लिए खेल खिलौने, कॉमिक्स, टॉफ़ी आदि खरीदने के बाद कॉफ़ी हाउस पर धावा बोला गया। डोसा, सांभर बड़ा, फिर आइसक्रीम खाई गई। बुआ की मेहरबानी से बच्चों को एक एक पान खाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर वे लोग रंग महल में जाकर बैठ गए थे। पिक्चर बच्चों के लायक नहीं थी, फिर भी बच्चे एंजॉय कर रहे थे। शीतल को सारे गाने मुँह ज़बानी याद थे। और सुशील मोटर रेस पर ढिसूम ढिसूम पर बहुत खुश हो रहा था। वे लोग घर लौटे तो 12:30 बज रहे थे। धीमे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर पीछे के दरवाजे से घर लौटे। घर एकदम शांत था, पर सिगरेट और दूसरे चीज़ों की गंध से घर भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लोग अभी अभी उठ कर गए हैं। बच्चे इतने थक गए थे कि बिस्तर पर पड़ते ही सो गए। आज का दिन बहुत अच्छा बीता था। जूते उतारते हुए सुशील ने कहा था, बुआ तुम यहीं रह जाओ ना, सच तुम आती हो तो बहुत अच्छा लगता है। अभी नहीं, पेंशन के बाद रहेंगी, है ना बुआ? शीतल ने कहा था। पेंशन? 8 साल की लड़की के मुंह से यह बात सुनकर अजीब सा लगा था। उसके गालों पर एक चपत लगाते हुए उसने कहा, जानती है पेंशन क्या होता है? मैं पेंशन लूँगी तब तक तो तू ससुराल पहुँच जाएगी, पर पेंशन के बाद हमारे यहाँ ही रहोगी ना, मम्मी कह रही थी। बच्चों के सो जाने के बाद भी वह बड़ी देर तक सोचती रही। पेंशन की बात किस संदर्भ में उठी होगी? क्या वीणा के मन में उसके रिटायर के बाद यहाँ रहने का खौफ बैठ गया है? क्या वह इतनी बूढ़ी हो गई है कि उसके पेंशन की चर्चा होने लगी है? सच ही तो है, पेंशन के बाद रहने के लिए दूसरी ठौर ही कहाँ है। वह तो हमेशा ही कहती है गिरीश से, भैया रे, अपने बंगले में कोठरिया मेरे नाम की भी बनवाना। मैं उसी में पड़े पड़े तुम्हारे नाती पोते खिलाया करूँगी। कैसा दयनीय वक्तव्य है यह उसका। जीवन भर सबके लिए खटने के बाद यही असहायता उसके हिस्से में आई है।
दूर कहीं घड़ी का अलार्म सुनाई दिया और उसकी आंखें खुल गई। कलाई घड़ी में देखा 5 बज रहे थे। अभी उठ जाती तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आराम से मिल जाती, पर थके हारे घर को मीठी नींद से जगाना उसे अच्छा नहीं लगा। वह अपने बिस्तर पर ऐसे ही अलसाई पड़ी रही। शाम की बस से चली जाएगी या रात को जीटी से, क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ कौन प्रतीक्षा में बैठा है? एक दिन की तो छुट्टी ही मारी जाएगी बस। जब धूप खूब फैल गई, घर में हल्की सी हलचल शुरू हुई, तभी वह कमरे से बाहर आई। वीणा उठ आई थी, बिखरे घर को समेट रही थी। पिछले दिन की थकान आंखों में तैर रही थी। आपकी ट्रेन छूट गई ना दीदी, वीणा ने कहा। मैं अलार्म लगाकर सोई थी, पर आप इतनी देर से सोई थी कि जगाने की इच्छा ही नहीं हुई। वैसे भी कल पूरा दिन इतनी हड़बड़ाहट में बीता कि आपके पास ढंग से 2 मिनट बैठ भी नहीं पाई थी। कैसा रहा कल का कार्यक्रम? बहुत अच्छा। तैयारी तो सब कर ही ली थी, पर आपके आने से इनका उत्साह दुगना हो गया था। बड़े फ़क्र से हर किसी को बता रहे थे कि मेरी दीदी इतनी दूर से चलकर मुझे आशीर्वाद देने आई है। खुशी के लिए गदगद हो आई गायत्री। भाई के लिए ढेर सा ममता उतर आई। मन में वात्सल्य भरे स्वर में बोली, उठा नहीं आज? दफ्तर में छुट्टी है क्या? छुट्टी तो नहीं है, पर तड़ी मारने का इरादा है। वीणा हंसकर बोली, कह रहे थे बच्चों को तो दीदी ने पिक्चर दिखा दी और हम क्या सूखे ही रह जाएंगे। आप अपना पर्स संभाल कर रखिएगा दीदी। और ये धावा बोलने ही वाले हैं, कहते हैं प्रमोशन मेरा हुआ है और परिणाम बच्चे लूट रहे हैं। यह तो सरासर अन्याय है। अरे वाह, बच्चों से क्या दुश्मनी? तुम्हें किसी ने मना किया है? जो चाहे मांग लो, पर इस कुंभकर्णी नींद से तो पीछा छूटे पहले। और सचमुच गिरीश अभी स्वर्ग का राज्य भी मांगता तो उसे मिल जाता। सचमुच गायत्री बहुत खुश थी इस समय। आनंद के इन क्षणों के लिए वह अपनी बची खुची जिंदगी भी होम कर देगी, बहुत खुशी से, बिना गिले शिकवे के। नमस्कार मित्रों, अगली कहानी में फिर मिलते हैं।